हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SDMM एजुकेशनल सोसाइटी पे। इधर बीच कई दिन से हिंदी की आपकी वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो यहाँ पे घर पे कुछ काम वाम लगा हुआ है। नीचे लोग मिस्त्री लोग सब तोड़ फोड़ मचाए ना, शोर शराबा करते हैं, इसी वजह से कुछ समस्या आ रही हैं। एनीवेज, बहुत सारी हिंदी की पहले से वीडियो पड़ी हुई है, जीके और हिंदी की। अगर आपको देखना है, आपका कोई आसपास कोई एग्जाम होने वाला है, तो प्लीज़ आप उन पर विजिट कीजिए, सारी वीडियो देख लीजिए। बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत कम समय में बहुत बढ़िया तरीके से वो आपको डिलीवर किया गया है। तो प्लीज़, अगर आपने नहीं देखी तो सारी वीडियो देख लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना है आपको। हाँ, ये तो कहने की कोई बात है नहीं ना। चलिए भाई, 61 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। कम टाइम में हम लोगों के प्रैक्टिस का बस यही सबसे बड़ी खासियत रहती है कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। प्रैक्टिस को प्रैक्टिस की तरह किया जाता है ना। यहाँ पे लिखा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है। आपको बताना भाई कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन सा रखा जाता है। तो देखिए, अगर आपसे पूछे बताओ सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, तो बोलना 6। पूछे बताओ सर्वनाम कितने होते हैं, तो बोलना भैया कि 11 सर्वनाम होते हैं। सर्वनामों की संख्या पूछेगा तो 11, प्रकार पूछेगा तो 6। सर्वनाम होते क्या है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ये तो आप सबको पता ही होगा। हाँ, जैसे मैं बोलूँ कि राम अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो पहले मैं बोलूंगा राम और फिर मैं बोलूंगा वह, है ना। फिर दोबारा मैंने नहीं कहा, जैसे मैंने कहा राम अच्छा लड़का है, राम स्कूल जाता है, राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। इसका मतलब है मैंने पहले राम बोला, राम किसी का नाम है, ये संज्ञा होती है, और संज्ञा के स्थान पर जो आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। ओके, तो राम अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, ये वह क्या है, सर्वनाम है। समझ में आ गई होगी बात। सर्वनाम की संख्या 11 होती है, सर्वनाम के प्रकार 6 होते हैं। आपसे पूछा पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हम हो जाएगा। ध्यान रखना भैया, सर्वनाम की अगर बात करें तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष इस प्रकार से बांटा जाता है। तो जो बोलने वाले होते हैं, जो कहने वाले होते हैं, जो वक्ता होते हैं, उनको उत्तम पुरुष कहा जाता है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये रखे जाते हैं। ठीक है, तो इसको समझ के रखना। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना कि हम जो है, ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है एक प्रकार का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 62 नंबर, काफी पॉपुलर और आसान क्वेश्चन है। बुढ़ापा आपको बताना है। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। यहाँ पे आपको बताना है कि बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, तो ये भाववाचक संज्ञा आप सबको पता होगी। जहां पर बॉडी में टच का फील नहीं होता है, जहां पे महसूस किया जाता है, उन सबको क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे बचपन है, बुढ़ापा है, दुख है, सुख है, गर्मी है, ठंडी है, ये सब क्या है, ये सब एक प्रकार की अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, भाववाचक संज्ञाएं होती है, जिनको हम लोग महसूस करते हैं। बुढ़ापा हम लोगों ने देखा नहीं है, बुढ़ापा एक अवस्था है, महसूस की जाती है ना। तो ये महसूस किए जाने वाले जितने आइटम है क्या होते हैं, भाववाचक होते हैं। बाकी व्यक्तिवाचक आप जानते हो, जब किसी व्यक्ति का नाम लिया जाए, जैसे राम, श्याम, सचिन, सीता, ये व्यक्तिवाचक है। और जातिवाचक होता है जब एक ही प्रकार के समस्त लोगों को एक ही कैटेगरी में रख लिया जाए, जैसे लड़का, लड़की, टीचर, है ना। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, गाय, भैंस, कुत्ता, ये सारे क्या हो जाएंगे, जातिवाचक हो जाएंगे। कोई समस्या यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, आसान सी बातें हैं। अगला क्वेश्चन 63 है। पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द क्या लगाएंगे, आपको ये बताना है कि भाई क्या संबोधन करेंगे। अगर कोई आपसे बड़ा है, पूज्य, श्रद्धेय, चिरंजीवी या आयुष्मान। तो भाई चिरंजीवी तो ये कब होता है, जब आपका शादी ब्याह होता है, तो चिरंजीव लिखते हैं ना, चिरंजीव फलाने कुमार, आयु कुमारी, श्रीमती फलानी, जो भी आप समझते हो। आयु कुमारी लड़की के लिए, चिरंजीव लड़कों के लिए। और श्रद्धेय तो होते हैं भाई बड़े पूज्य लोगों के लिए यूज किया जाता है, बहुत जो पूज्य होते हैं, श्रद्धेय बापूजी महाराज फलाना, ये है वो है ना। तो जो साधु संत टाइप के लोग होते हैं उनको श्रद्धेय बोलते हैं। आयुष्मान, अब देखिए आयुष्मान और पूज्य दो बचे, आपको पक्का पता चल रहा होगा कि 63 का सही जवाब क्या होगा। ये बताना भाई कि 63 का सही जवाब क्या हो जाएगा। अब बताओ, पूज्य होगा कि श्रद्धेय होगा। यहाँ पे क्या किया जाए, हाँ, अपने से बड़े भाई को पत्र लिखते समय आप आदर के रूप में क्या लिखेंगे। देखिए, कहने को श्रद्धेय भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर अच्छा क्या लगेगा, पूज्य लिखेंगे ना। पूज्य लिखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। श्रद्धेय भी कहते हैं लोग, लेकिन एक तरह से पूज्य इसमें जो ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो जाएगा 63 का। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 64 लिखा है, जो कम खर्च करने वाला है उसको क्या बोलेंगे, बताएंगे। अव्ययी, सदव्ययी या मितव्ययी या कृपण, क्या बोलेंगे। 64 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 64 का मित का मतलब ही होता है कम करना, तो मितव्ययी हो जाएगा। और जो ये कृपण लिखा है, इसका मतलब कंजूस होता है। कृपण का मतलब होता है कंजूस, और अव्ययी मतलब हो जाएगा जो अत्यधिक खर्च करता हो। आज से आप समझ जाना कि ये ज्यादा खर्च करने वाला है, खर्चालू आदमी है। और सदव्ययी मतलब होता है जो बिल्कुल सोच समझ के सही से खर्च करे, ना ज्यादा ना कम, है ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखें, हाँ जी, थोड़ा और जूम कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है ना, इतना सही है। अब बताइए फटाफट से, आपको बताना है कि वह स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके, उसको क्या बोलेंगे।
तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अशूर्यम पश्या। एक तरह से इस स्त्री को उस सेंस में लेते हैं कि ये बहुत ज्यादा कड़े पर्दों में रहने वाली ना, इस तरह से रवि निवास में बोलते हैं, रवि निवास है ना, रवि निवास में रहने वाली या कड़े पर्दों में रहने वाली, तो उसको बोलते हैं शूर्यम पश्या, अशूर्यम पश्या बोलते हैं। भैया देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कड़े पर्दों में रहने वाली जो सूर्य तक को न देख सके, मतलब जो स्त्री बाहर ही ना निकल सके, उसको बोलते हैं अशूर्यम पश्या, अशूर्यम पश्या ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे और चलिए नेक्स्ट लिखा है, हाँ जी, तोय, बहुत इंपॉर्टेंट, 66 लिखा है तोय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना तोय किसका पर्यायवाची होता है, तो तोय होता है जल का होता है, और इसका एक और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, सलिल होता है ना, सलिल, सलिल हो जाएगा, सलिल जल का होता है। और अम्बु भी एक ध्यान रखना, अम्बु बहुत इंपॉर्टेंट, अम्बु है ना, अम्बु जल का हो जाएगा, सलिल हो जाएगा, तोय हो जाएगा। ये सारे सारे जल के पर्यायवाची हैं, बाकी आप आसान वाले तो जानते ही हो। अग्नि की बात करें तो पावक हो जाएगा, अनल हो जाएगा, है ना, अग्नि क्या हो जाएगा, पावक हो जाएगा, अनल हो जाएगा, बड़वानल हो जाएगा, ये अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। और वायु के तो आसान है, कोई समस्या नहीं, वाणी ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसका देख लेना भाई, तोय बहुत इंपॉर्टेंट है, जल का पर्यायवाची होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 लिखा है, खग का पर्यायवाची क्या होगा, मन, मयूर, विहंग या अनुचर, खग का पर्यायवाची क्या होगा। 67 का सही जवाब बताएंगे क्या होने वाला है, तो 67 का सही जवाब जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भैया, विहग हो जाएगा, विहंग हो जाएगा, विहंग। एक तरह से पक्षी के पर्यायवाची होते हैं, चिड़िया है ना, गगनचर, पखेरु, ध्यान रखना यहाँ पे पखेरु काफी इंपॉर्टेंट, पखेरु है ना, पखेरु पूछेगा आपसे किसका हो जाएगा, तो ये भी एक तरह से चिड़िया का पर्यायवाची होता है, विहंग, पखेरु। और चिड़िया तो आप जानते ही हो, गगनचर बोलते हैं, आसान है ना, कोई समस्या नहीं, गगनचर भी कोई समस्या वाला नहीं है। हाँ भाई, अब अगला आपको बताना 68 से लेके आपको 69 तक बताने हैं, क्या बताना है भाई, चलो तो इसको छोटा करके पढ़ लो जरा। यहाँ पे आपको बताना वर्तनी बतानी है, लिखा है कि भाई वर्तनी शुद्ध बताना है। आपको बताना है कि आयुर्वेदिक आजकल फलाना फलाना, ये लिखा है कि भाई आयुर्वेदिक की सही स्पेलिंग कौन सी है, ये बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प में कि वर्तनी शुद्ध है, आपको वही वाली पहचाननी है कि कौन सी वाली वर्तनी दिए गए ऑप्शन में से सही है, और बाकी की सारी यहाँ पे गलत दी हुई। बताइए आयुर्वेदिक कैसे लिखा जाएगा सही तरीके से। 68 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 68 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, आयुर्वेदिक हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे देखेंगे आप, आयुर्वेदिक जो है इस तरह से आयुर्वेदिक ऐसे लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, आयुर्वेदिक। नेक्स्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ज्योत्सना की सही स्पेलिंग बतानी है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना ज्योत्सना। और ज्योत्सना की जो सही स्पेलिंग है, ध्यान रखना, आधा जा, आधा ता, आधा सा, 3 अक्षर है जो आधे आधे यूज होते हैं। आधा आप देखोगे आधा ता हो जाएगा और आधा सा हो जाएगा, तो 3 अक्षर है ये आधे आधे यूज होते हैं, इनका थोड़ा ख्याल रखना है। प्रकाश के सेंस में, ज्योति के सेंस में, हाँ, लाइट की किरण के सेंस में इसका यूज करते हैं ज्योत्सना का। तो आधा जा, आधा ता, आधा सा, यहाँ पे 3 अक्षर हैं जो आधे आधे यूज किए गए हैं, इस तरह से आपको याद रह सकता है। और यहाँ पे देखो एक बार, दो बार, यहाँ पे 1 बार हुआ है, यहाँ पे 1 बार हुआ, तो आप बिल्कुल इस तरह से याद रख सकते हैं ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है, ये सही जवाब हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन बताना है भाई, चलो देखते हैं, यहाँ पे भी शायद स्पेलिंग ही बताना था क्या, नहीं, आइए देखते हैं क्या बताना है। 70 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है रिक्त स्थान भरना है, तो जरा भर दीजिए रिक्त स्थान कैसे भरेगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले शब्दों को छाटिए, सब अपने डैश का विशेष ध्यान रखें, धर्म का, कर्म का, मर्म का, वर्म का। आप ऐसे क्वेश्चन बताएंगे, वर्म तो 1 नंबर का फालतू ऑप्शन लग रहा है, इसको तुरंत काट दो, है ना। अब सब अपने धर्म का, अपने कर्म का, अपने मर्म का, और मर्म भी आप देखोगे तो यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मर्म जब कभी किसी कॉन्टेक्स्ट में बात होती है उससे पहले कुछ कहा जाता तब होता है, इसका मतलब धर्म और कर्म ही बचा है। अब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन तो कठिन है, क्योंकि सब अपने डैश का विशेष ध्यान रखने, अपने धर्म का, अपने कर्म का। अब इस क्वेश्चन को करना बहुत मुश्किल है अपने आप में, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट पीछे यूज नहीं किया गया, धर्म के सेंस में बात कर रहा है कि कर्म के सेंस में। अब भाई याद हमको सबको क्या रखना है, विशेष ध्यान तो हमको अपने कर्मों का भी रखना चाहिए, अपने धर्म का भी। लेकिन अब 70 की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो आप देखोगे तो धर्म और कर्म में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कर्म इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कर्म। आप किस धर्म के हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप करते क्या हो, कितने सक्सेस हो, कितना अच्छा आप काम करते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सेंस में आप कह सकते हो कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ये ज्यादा बेहतरीन बात है ना। ओके जी, तो अब अगला क्वेश्चन देखें 71 नंबर। चलिए 71 आपको बताना है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले शब्द छांटना है, शिक्षक को सदैव शिष्यों के प्रति डैश प्रदर्शित करना चाहिए, क्या प्रदर्शित करना चाहिए बताएंगे, सौजन्य, सौमनस्य, सौहार्द या सामरस्य। बताइए क्या शिक्षक को सदैव शिष्यों के प्रति क्या प्रदर्शित करना चाहिए,
71। तो बताएंगे भाई क्या प्रदर्शित करना चाहिए? सौमनस्य। सौमनस्य तो हमको सिर्फ शिष्यों के साथ नहीं सबके साथ करना चाहिए। सौमनस्य का मतलब अच्छे इंसान की तरह से व्यवहार करना चाहिए। ये शिष्यों के साथ ही क्या सबके साथ करना चाहिए। उसके बाद सामरस्य की अगर बात करें, सामरस्य, इसका मतलब भी उसी सेंस में लगभग है। सामरस्य एक अच्छी तरह से अच्छे इंसान की तरह व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। सौजन्य तो एकदम बेकार ऑप्शन है, कोई मतलब ही नहीं है ना। तो सौहार्द जो है एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सौहार्द से मतलब एक सौहार्द पूर्वक, एक सौहार्द मतलब अच्छे हृदय से, अच्छे मन से शिष्यों के प्रति टीचर को अच्छा मन रखना चाहिए। किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए, किसी से कम प्यार, किसी से ज्यादा नहीं करना चाहिए, सबको एक समान देखना चाहिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला अगला भी क्वेश्चन है। सत्य और निष्ठा का मार्ग कोई भी डैश नहीं कर पाया। बताएं क्या नहीं कर पाया? निरुद्ध, निरुद्धम। आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि ऑप्शन से आप आसानी से इसको कर सकते हैं। 72 का बताएंगे क्या हो जाएगा सही जवाब। 72 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निरुद्ध पढ़ के ही लग रहा है, कुछ और पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है ना। निर्विघ्न क्या होता है? जब बिना किसी बाधा के कोई काम पूरा हो जाए तो बोलते हैं निर्विघ्न, बोलते हैं ना। यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट पे लिखा है निर्द्वेग, है ना। निर्द्वेग बेकार टाइप ऑप्शन है, इसमें कहीं से ये सेट नहीं हो पाएगा। सत्य और निष्ठा का मार्ग कोई भी निरुद्ध नहीं कर पाया, मतलब कोई भी इसको रोक नहीं पाया, बंद नहीं कर पाया, है सत्य और निष्ठा का मार्ग। अगला क्वेश्चन 73 नंबर है। देखो एक आध दो क्वेश्चन है, मतलब मान के चलिए लगभग 2 से 3 क्वेश्चन है जो अच्छे पूछ रहे हैं, बाकी सब बहुत आसान क्वेश्चन है। आसानी से आपको, अगर आप प्रैक्टिस में, मैं कहता हूँ कि आपने पूरी प्रैक्टिस मेरी देखी है, जितना मैंने वीडियो हिंदी का डाला है, आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस हिंदी में आ जाएगा ना। डंके की चोट पर कहना, लोकोक्ति का अर्थ क्या? बताओ, ये भी कोई क्वेश्चन है। डंके की चोट पे कहना सैकड़ों हजारों बार आप सुनते हो, है ना। अब बताओ, शेर शराबा करना, ये शेर शराबा जैसी कोई चीजें नहीं होती है, शोर शराबा होता ना। अस्वाभाविक बातें करना, सबके सामने घोषित करना, अस्वाभाविक बातें करना बिल्कुल नहीं। ऊंचे स्वर में चिल्लाना, चिल्लाना नहीं है भाई, कॉन्फिडेंस से बोलना है, सबके सामने घोषित करना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चिल्लाना नहीं है, कॉन्फिडेंस से बोलना है। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखा है 3-13 होना, लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? उन्नति करना, भाग जाना, वैमनस्य दिखाना, गिनती करना। वैमनस्य दिखाना या गिनती करना, बताएंगे। वैमनस्य समझते हैं, एक तरह से वैमनस्य का मतलब है शौमनस्य का अपोजिट है, एक तरह से गंदे इंसान की तरह से व्यवहार करना ना, खराब चरित्र वाले व्यक्ति की तरह से व्यवहार करना, है ना। क्रूवल, रूड बिहेवियर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? वैमनस्य बोलते हैं। रूड बिहेवियर को, क्रूवल बिहेवियर को ना। ठीक है भाई, अब बताइए 74 का सही जवाब क्या होने वाला है? 74 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे बताना 3-13 होना, 74 का सही जवाब। तो भाई 3-13 होना का क्या मतलब होगा? 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है ना। अब अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ऑप्शन ही नहीं दिया ना, 3-13 का जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो दिया ही नहीं है। 3-13 का मतलब होता है तितर बितर हो जाना, इधर उधर फैल जाना, इस सेंस में यूज करते हैं, रहता फैल जाना ना, तितर बितर हो जाना। 3-13 होना मतलब होता है रहता फैल जाना, तितर बितर हो जाना, उसका सही ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन अब नहीं है तो भाग जाना ही बोलेंगे। मतलब मान लो सारे लोग ऐसे ग्रुप में बैठे थे, फिर बोलेंगे अचानक सारे लोग क्या हो गए? 3-13 हो गए ना। अब ठीक है, मान लेना कुछ गड़बड़ काम वो लोग कर रहे थे और पुलिस आ गई, तो सारे लोग क्या हो गए? 3-13 हो गए। सारे लोग क्या हो गए? 3-13 हो गए। चलो भाई, ओके, अगला क्वेश्चन बताएंगे। देखो कितना बढ़िया मैंने फोटो भी बना दिया, कितनी अच्छी इमेज बना दी ना, वाह व्हाट अ पेंटिंग। चलो 74 अगला क्वेश्चन बताएंगे जस्ट। हाँ जी, अब आपको बताना है कौन से पार्ट में त्रुटि है। यहाँ पे बताना है 75 से लेकर 77 तक आपको एरर पहचानना है कि भाई सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर दिया हुआ है, गलती दी हुई है। गलती पहचान के आपको बतानी, जल्दी से बताएंगे। शिशुपाल गालियां देता रहा और श्री कृष्ण उन्हें सुनते रहे, परंतु लगभग चुप रहे। अब बताइए कौन से पार्ट में दिक्कत है? शिशुपाल गालियां देता रहा और श्री कृष्ण उन्हें सुनते रहे, उन्हें सुनते रहे परंतु लगभग चुप रहे। वाक्य में क्या गलती लग रही है बताएंगे। 75 में क्या कोई गलती आपको लग रही है? अब देखो यहाँ पे क्या है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। शिशुपाल गालियां देता रहा और श्री कृष्ण उन्हें सुनते रहे, है ना। तो यहाँ पे जो है और का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये काफी टेक्निकल अपने आप में सेंटेंस है। लेकिन का प्रयोग होता है ना, जब कभी इस तरह की बात होती है, विरोधाभास की बात होती है, मतलब और क्या है ना, मतलब सकारात्मक, जैसे पंडित जी कथा सुनाते रहे और हम कथा सुनते रहे, तो ये ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव सेंस में जब बात होगी तब आप और का प्रयोग करो, लेकिन जब निगेटिव सेंस में होगी वहां पे लेकिन का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज आपको समझना है, क्योंकि गाली दे रहे हैं और गाली देने के बाद आप समझते हो क्या होना चाहिए, सामने से भी या तो गाली आएगी या तो लात जूता कुछ आएगा, है ना। तो गाली देने के बाद आमतौर पे तो यही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप समझ के रखना, जब विरोधाभास की कंडीशन होती है तो लेकिन का प्रयोग किया था। यहाँ पे भैया लेकिन का प्रयोग होगा और का प्रयोग नहीं होगा।
तो शिशुपाल गालियां देता रहा लेकिन श्री कृष्ण। बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था, है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा के पर्याप्त प्रचार प्रसार के बावजूद, सही पढ़ रहे हैं? हाँ, भारत में देखो पढ़ते समय भी कई बार स्पेलिंग में यहाँ पे गलत होती है। भारत में शिक्षा के पर्याप्त प्रचार प्रसार के बावजूद स्त्रियों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण पूर्वत या संकुचित एवं अनुदार है। आपको बताना है कि कौन से पार्ट में दिक्कत है, 76 का कौन सा पार्ट गड़बड़ है। तो भाई यहाँ पे बताना है कौन सा पार्ट में दिक्कत आ गई है। चलिए इसको फिर से पढ़िए। भारत में, यहाँ पे देखना पहले में दिक्कत है क्या, भारत में शिक्षा के पर्याप्त प्रचार प्रसार के बावजूद, यहाँ से तो कोई समस्या नहीं है, एकदम बढ़िया लिखा है। स्त्रियों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण, ये भी एकदम फाइन एंड फिट लग रहा है, कोई समस्या नहीं है। पूर्वत सा संकुचित एवं अनुदार है ना। देखो पूर्वत सा नहीं होगा ना, पूर्वत सा नहीं होगा यहाँ पे। पूर्वत का मतलब ही होता है पहले जैसा, पूर्वत का मतलब ही होता है पहले जैसा ना। तो पूर्वत कॉमा यहाँ पे लिखेंगे संकुचित एवं अनुदार है, तो पूर्वत सा नहीं होता क्योंकि पूर्वत का तो मतलब ही होता है पहले जैसा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है, जो इस पार्ट में गलती हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा भाई 77 में लिखा है, इस पुस्तक के विकास में पहला पार्ट हो गया, अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला। आपको बताना कौन से पार्ट में दिक्कत है, 77 का कौन सा पार्ट गड़बड़ है भाई इस पुस्तक के विकास में। आइए देखते हैं। तो चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को, ये भी काफी टफ क्वेश्चन है अपने आप में, कह सकते हो कि टफ क्वेश्चन है। इस पुस्तक के विकास, देखो ऐसा प्रश्न पत्र पूछेगा ना तो कोई समस्या नहीं है, सबके लिए कठिन होगी, सारे लोगों के क्वेश्चन गलत होंगे या तो छोड़ना पड़ेगा ना, और गलत करने से अच्छा है छोड़ना। ओके, तो लिखा इस पुस्तक के विकास में, तो देखिए भाई यहाँ पे जो विकास नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सुधार होगा। यहाँ पे क्यों सुधार क्यों होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि अनेक अध्यापकों। अब देखो लिखा तो किसी एक ही व्यक्ति ने होगा ना पुस्तक, इस पुस्तक मतलब पुस्तक लिखी जा चुकी है, पुस्तक बन चुकी, किसी पुस्तक की चर्चा हो रही है कि इस पुस्तक के विकास में अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों और भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला। अब देखा जाए तो यहाँ पे ये जो अनेक अध्यापक हैं, शिक्षाविद हैं और भाषा शास्त्री हैं, ये इन सारे लोगों ने सहयोग किया वहाँ पे जो भी गलतियां बुक में थी उसको सुधारने में। एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात नहीं बोली जा रही है ना, यहाँ पे विकास के सेंस में भी यूज हो सकता है, इस चीज को किया जा सकता है, क्योंकि आप कह सकते हो कि भाई सबने मिलकर हो सकता है बुक को लिखा हो, है ना। तो उस सेंस में अगर यहाँ पे यूज करता तो फिर कहते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज को देखना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत टफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। बहुत टफ का मतलब है ना थोड़ा सा सेंस अच्छा नहीं दे पा रहे हैं इस पुस्तक के विकास में। अब यहाँ पे विकास की जगह आप क्या करोगे, सुधार करोगे तो भी सही होगा, और बुक में भी ऐसा ही कहा गया कि भाई सुधार की बात कही गई, इसलिए मैंने आपको दोनों कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बता दिए, आप समझ लेना। इसका फिलहाल ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर। 78 की अगर बात करें, आकाश का विलोम क्या होगा, तो आकाश का पाताल हो जाएगा। बहुत आसान है, देखो यही चीज होती है कि एक आध क्वेश्चन कठिन है तो परेशान मत हो। देखो अगला क्वेश्चन कितना आसान आ गया ना। ओके, अगला क्वेश्चन लिखा है साहचर्य का आपको विलोम बताना है। साहचर्य भी काफी इंपॉर्टेंट है, साहचर्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साहचर्य का क्या हो जाएगा, 79 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। साहचर्य का वैमनस्य हो जाएगा, बिल्कुल साहचर्य का वैमनस्य हो जाएगा। साहचर्य का मतलब हो जाएगा साथ साथ रहने वाले, है ना। और साहचर्य के देखो एक मिनट रुकिए जरा, इसमें अगर देखा जाए तो वैमनस्य जो है सौमनस्य का होता है, लेकिन कहीं ना कहीं साहचर्य का भी वही मतलब होता है वैमनस्य का, क्योंकि ये देखो अच्छा विलोम की बात करें ना, देखना विलोम की बात करें, साहचर्य का विलोम बताना है तो साहचर्य का विलोम एक तरह से अलगाव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साहचर्य का मतलब साथ साथ रहना और अलगाव का मतलब आप समझ ही पा रहे हो अलग अलग रहना। असहयोग का तो सहयोग हो जाएगा, और विनियोग का आप कह सकते हो सहयोग या योग के सेंस में यूज करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये वाला प्रैक्टिस सेट देखो थोड़ा टफ था, इसीलिए इसका टाइमिंग भी थोड़ा ज्यादा हो गया ना, मैं समझाने के चक्कर में पड़ गया। 80 नंबर क्वेश्चन लिखा है, आपको बताना है भाई कि इसका क्या बताना है, समानार्थी बताना है, किसका, अनुमति का समानार्थी बताना है, इसका सिनोनिम बताना। तो अनुमति का क्या हो जाएगा, 80 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अनुमति का क्या बताना है, समानार्थी बताना है। अनुमति का समानार्थी हो जाएगा भाई आज्ञा देना, अनुमति देना, आज्ञा देना या अनुमति देना। तो अनुमति का ये समानार्थी पूछ रहा था, कोई समस्या नहीं, आज्ञा हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी ना। तो ये ठीक ठाक प्रैक्टिस से था, बढ़िया प्रैक्टिस था, इसका प्रैक्टिस कीजिए। बाकी जितने सारे पढ़े उनको भी आप एक बार प्लीज रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। बाकी आपको समझ आ गया होगा, और ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।